प्राकृत संख्या क्या है? जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 एट द रेट, ये हो गया प्राकृतिक संख्या। इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसे यन से डिनोट करते हैं। किससे? यन से, नेचुरल नंबर। अब आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या इसे बोलते हैं होल नंबर। जो और अदर है, इसमें जो जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं नेचुरल नंबर में और जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जीरो को सम्मिलित कर लेने से पूर्ण संख्या हो जाती है। अब क्या होता है पूर्णांक? क्या होता है पूर्णांक? जो होता है पूर्णांक, पूर्णांक है जैसे इसमें पूर्णांक में क्या होता है जीरो इस साइड जो चले 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर माइनस चलेगा इधर प्लस में चलेगा तो ये हो जाता है पूर्णांक कहलाता है। जीरो को ही इसे पूर्णांक बोलते हैं। इसमें क्या होता है एक प्लस होता है एक माइनस, मतलब प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। ये हो गया पूर्णांक। अब आता है परमेय संख्या। परमेय संख्या कैसे हम पहचानेंगे? देखिए परमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए। ऐसी संख्या जो P/Q मतलब किसमें होना चाहिए? भिन्न में। किस रूप में होना चाहिए? भिन्न के रूप में होना चाहिए। और PQ क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। PQ क्या होना चाहिए? पूर्णांक। Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मान जीरो नॉट इक्वल टू, ठीक है। Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब P का मान जीरो हो सकता है, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाता है पूर्णांक। ये मतलब PQ किस में होना चाहिए? पूर्णांक में होता है। परमेय संख्या भी माइनस प्लस में हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात होती है जैसे इसका एग्जांपल, जैसे 3/4 ये क्या है? एक पूर्णांक है। 1/2 एक भी क्या है? पूर्णांक है। 2 भी क्या है? पूर्णांक है और भिन्न के रूप में है। Q का मान जीरो भी नहीं है तो क्या हो गया हमारा? परमेय हो गया। क्या हो गया? परमेय हो गया। लेकिन अगर इसमें जैसे 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी रख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है? परमेय है। अगर इसका मान 3/0 कर दिए तो ये परमेय नहीं है, क्या है? अपरमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। Q का मान, क्योंकि यहाँ पे Q का मान जीरो है इसलिए क्या ये संख्या क्या है? अपरमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर पूछा जाए आपसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है एक। क्या होती है? एक होती है सबसे छोटी। किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या हो जाए। जैसे हमने इसका अगली प्राकृतिक संख्या जोड़ना है तो इसमें एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2। 2 में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगी? 3। 3 में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 4। तो एक जोड़ने से अगली प्राकृतिक संख्या आती है। इसलिए इससे किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर उससे अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। अब आता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ लेता है कभी कदार, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। अगर पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए तो मतलब शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। अगर पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, एक होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या एक
पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर पूछा जाए 0 क्या ये प्राकृतिक संख्या है, तो ये प्राकृतिक संख्या शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है। पहले अगर आपको बेस समझ में आ गया तो सवाल तो अपने आप सारे लग जाएंगे। तो मेन आपको ये होता है बेस। ठीक है, ये हो गया। अब अगला पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है, शून्य ना तो धन पूर्णांक होता है ना ऋण पूर्णांक होता है। अगर आपसे ऑप्शन में कभी बहुविकल्पी भी बन सकता है, शून्य धनात्मक होते हैं कि ऋणात्मक होते हैं, तो आप कहना है शून्य ना धनात्मक होते हैं ना ही ऋणात्मक होते हैं। शून्य ना तो धनात्मक होते हैं, धनात्मक, और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, आपके दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है शून्य एक धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब अगला सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। सभी पूर्णांक भी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, हाँ, ऋण पूर्णांक शून्य से छोटे, धन पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं। अगर ऋण में दिया हो, शून्य से क्या हो जाएंगे, अगर ऋण में दिया है तो छोटे हो जाएंगे, अगर वही प्लस में दिया है तो शून्य से क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ऋण पूर्णांक शून्य से छोटे तथा धन पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं। अब कोई संख्या में a बटे भी 0, जैसे ये 0 हो गया तो ये क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अभी तो मैं इससे पहले बताया था। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। यह था इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कुछ चीजें तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अब इस पर सवाल आते हैं, जैसे आपको दे दे सत्य सत्य बताने के कारण के साथ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, कैसे हो सकती है, तो इसलिए क्या है, असत्य है। पहला क्वेश्चन क्या है, असत्य है। अपने बुक में देख लीजिएगा, कारण के साथ सत्य असत्य कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे दूसरा क्या होता है, सत्य होता है। क्या होता है, सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जैसे कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, अगर प्रत्येक की बात करें, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं m/1, m/1। ठीक है, m/1 लिख सकते हैं के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, और 3/2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक जो होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दूसरा सत्य है। अगर इस टाइप से पूछा जाए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो आपको बताना है सत्य है। अगर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है कि नहीं होती है, ये असत्य है, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये असत्य हो सकता है। इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली पर। आपके प्रश्नावली आपके यही चीज सवाल पे दिया है। देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। सत्य है कि असत्य, असत्य है। अभी इसके पहले ही बताए, तो पहला क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। इसके पहले वीडियो मतलब इसके पीछे अगला जो समझा रहे थे, इसमें सवाल हम सारे बताए हैं कि कौन सत्य है कौन असत्य हो सकते हैं। तो वही चीज़ें लिखा गया है।
अगर पूछा जाए प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, तो ये अभी हमने इसके पहले बताया प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, तो ये हमने कारण उधर बता दिए हैं, उसी टाइप से आपको कारण लिखना है, ठीक है, कि सत्य है, वही चीज बताना है कि हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। अगला है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। जैसे आपका दे दे √3, क्या ये हमारा पूर्णांक है? नहीं है। तो यही चीज पूछा है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, ये हो गया असत्य। क्या हो गया? असत्य। ठीक है, आपके बुक में 2-3 सवाल दिए होंगे, हमने इसमें कई बढ़ा दिए हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी क्या है? सत्य है। ठीक है, अगर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिए? असत्य है। क्या है? असत्य है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी क्या है? असत्य है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, अभी बताए थे इसके पहले, ये भी क्या है? असत्य है। ठीक, इसी तरीके सत्य सत्य आएगा। अगर उसे पीछे के जो वीडियो देखे होंगे और उसको याद रहेगा, तो आप सारे सत्य असत्य आप पूरी क्लियरिटी से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां PQ एक पूर्णांक है, Q का मान शून्य नहीं है। अरे भाई, अभी इसके पहले हम बताए थे शून्य एक परमेय संख्या होती है, हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, PQ क्या हो सकते हैं? एक पूर्णांक हो जाते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके वही है जो इसके पहले हमने बताए थे। होती है, हाँ है। तो शून्य एक परमेय संख्या है, तो हम शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। हाँ, ये P/Q के रूप में है। क्या है? शून्य एक आदि बहुत सारे हम लिख सकते हैं, जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना लिख दीजिए, बहुत है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, शून्य एक परमेय संख्या है कि नहीं है। तो आपकी बुक में दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे अपने बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो अब इसे लिखने से चाहे आप इसे देख लीजिए, इससे वीडियो लंबा हो जाता है, बार बार क्वेश्चन हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हाँ, दूसरा क्वेश्चन हाँ है, शून्य एक परमेय संख्या होती है। इसके पहले भी हमने बताया था शून्य एक क्या है? परमेय संख्या है। तो हम इसे लिख सकते हैं, अतः शून्य एक परमेय संख्या है, इसे हम P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, यही लिखना है। अतः शून्य एक परमेय संख्या है, शून्य एक परमेय संख्या है, इसे हम P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, शून्य एक परमेय संख्या है, इसे हम P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र के माध्यम से भी लगा सकते कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया है, तो कैसे हम ज्ञात कीजिए? 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है,
4 हैं। देखिए अब कह रहा है इसके बीच की 6 परमेय संख्या ज्ञात करना। यहाँ पे जितना परमेय संख्या पूछा रहे उतने में ही क्या कर दीजिए 6 + 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे बटे क्या लगा सकते हो 1। जब बटे 1 लगा देंगे तो दोनों अंश और हर में, ये भाई ऊपर से बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर, इसे अंश इसे हर, अंश और हर में क्या कर दीजिए 7 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, दोनों में गुणा हो गया तो ये हो जाएगा क्या 7 × 21/7 और 7 × 28/7 हो गया, ये आ गया। अब इन दोनों के बीच की 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। दोनों के बीच की 6 परमेय संख्या, तो 6 परमेय संख्या क्या हो जाएगी, जैसे 21 और 28 के बीच में क्या आ जाएगी 22/7 आएगी। इन दोनों के बीच की 6 लिखना है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, फिर लिख सकते हैं 26/7, आगे लिख सकते हैं 27/7। ये तरीका आपको ज़्यादा सरल पड़ेगा, इससे आप जल्दी लगा सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये हो गई बीच की परमेय संख्या। ठीक है, इस तरीके आप लगा सकते हैं दोनों के बीच की परमेय संख्या क्या होगी, मतलब 6 परमेय संख्या, आपको 6 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 7 भी पूछ सकता है। जितना पूछे रहे उसमें एक जोड़ के अगली संख्या, मतलब दोनों पक्षों में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये था तीसरा क्वेश्चन। अब आता है चौथा क्वेश्चन, क्या पूछा है। चौथा क्वेश्चन इसी तरीके 3/5। अब यहाँ पे क्या है, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा देखिए, चाहे जितना पूछे इसी टाइप से आपको निकालना है। जय पूछे यहाँ पे उतना रख दीजिए। जैसे चौथा क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे 3/5 दे दिया और क्या दे दिया 4/5, क्या दे दिया 4/5। इसमें कह रहा है 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए 5 परमेय संख्या ज्ञात करिए। ये आपको उसी टाइप से लगाना है। तो जहे यहाँ पे आपको ये बराबर है तो इनको और बराबर कर सकते हैं, 10 से भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, कभी आंसर में आपको 10 से आंसर देगा, कभी आपको आंसर में, अब जितना हमने बताया भाई 5 में क्या कर दीजिए 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा ना, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमको इतने में अगर संख्या मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, या हम चाहें 10 से गुणा कर सकते हैं। भाई 5 5 है तो 5 + 5 कर देंगे, क्योंकि हर हमारा समान है। तो 5 से अगर हमने गुणा कर दे तो यहाँ पे 10 बचे, 10 से गुणा करेंगे 10 × 3 = 10, 10 × 50, 10 × 40, 10 × 50। ठीक है, तो इससे भी लगा सकते हैं। कभी आपको आंसर में कुछ भी दे दिया रहे तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जैसे पूछा हमने बताया 5 में 1 जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा, इससे आपको गुणा कर दीजिए, इससे भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब 3/5 4/5 है, 6 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30 और 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। अब देखिए हर हमारा समान है, अगर 18 × 5 कितना हो रहा है 24 हो रहा है ना, 5 संख्या मिल रही है। जब 5 संख्या मिल रही है तो हमको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 19 बटे क्या लिख सकते हैं 30, फिर लिख सकते हैं 20/30, 21/30, 24/22/30, 23/30 हो गया 5 संख्या हमारी कि नहीं हो गई। तो हम इस तरीके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम हर समान है, हमको चाहे और लंबी लगाना चाहे, जैसे यहाँ पे हमने 3/5 है ना, हर को हमको समान करना है तो हम 10 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3/5 और 4/5। आंसर से नहीं घबराना है आपको, सवाल तरीका सही होना चाहिए। 30 हो गया, 30/50 हो गया, अब ये हो जाएगा 40, 40 बटे क्या हो गया 50। अब इन दोनों की परमेय संख्या क्या हो जाएगी 31/50 हो जाएगा। आपको आंसर में यही दिया होगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 हो गया पॉइंट। 1 2 3 4 5। तो बीच की जय परमेय संख्या पूछा रहे तय आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। अब ये हो गया
आपका ये सवाल प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन